हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारंग विला में सभी लोग हैरान भरी आंखों से मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देख रहे थे। सुधांशु का पूरा चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वो गठबंधन के लिए गले में रखे सफ़ा को निकाल कर ध्रुवी के हाथ में दे धैर्य के सामने आकर बोला, मेरी माँ कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। धैर्य सुधांशु की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते बोला, मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता भी तो मैं नहीं बताता। ये सुनकर सुधांशु धैर्य को कॉलर को कसकर पकड़ कर गुस्से में चिल्ला कर बोला, तुम समझते क्या हो खुद को, अगर मेरी माँ और बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैरवी सुधांशु के बाद तो अपने होठों पर एक शैतानी मुस्कान लिए बोला। इतनी तरफ भैरवी के मुस्कान को देखकर सुधांशु अपने दांत पीसते बोला, आप जैसे लोग तरफ का मतलब क्या जाने, जो अपने घर की औरतों को इंसान न समझकर जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। सुधांशु के बाद पर भैरवी अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, तुम बेवजह इस तरीके के इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते हैं। मैंने अपने 2 जवान पोते को खोया है क्योंकि उनकी सोच भी आपकी तरह घटिया थी। जो दूसरे पर नजर डालेगा वो तो मौत के मुंह ही जाएगा ना। दीप ने भैरवी की बात पर कहा। दीप की बात सुनकर भैरवी उसकी तरफ देखने के बाद एक नजर ज्योति पर डालकर, अरे मेरे पोते के पसंद की औरत को तुम पकड़ कर बैठे हो। जिसे सुनकर दीप गुस्से में चिल्लाकर बोला, ज्योति मेरी है, इसलिए दोबारा उसका नाम अपने घटिया पोते के साथ बिल्कुल मत जोड़ना। यह सुनकर भैरवी ज्योति की तरफ इशारा करते हुए पूछा है, तुमने उससे 5 साल थी ना लोग के साथ क्या क्या किया उन दोनों ने, कितने मजे किए उन लोगों ने। मृत्युंजय भैरवी की बात को सुनते हुए विकल्प की तरफ देख कर उसे बच्चों की तरह इशारा करते हुए बच्चों को लेकर जाओ। भैरवी मृत्युंजय की बात वैदिक की तरफ देखते हुए, वैदिक तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि चित्रांग ने उसके माथे पर गोली मारी थी। मृत्युंजय भैरवी के पास आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए, उम्र का लिहाज नहीं करूंगा मैं मारने से पहले, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो क्योंकि तुम्हारा अंत आ गया छोटे दादा। वहीं वैदिक हैरान भरी नजरों से उन लोगों को देख रहा था। उसके कान में बार बार भैरवी कहे चल रहे थे, चित्रांग ने मारा है। वो फटी आंखों से चित्रांग की तरफ देखे जा। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। चित्रांग वैदिक की नज़र को खुद पर महसूस कर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो उसकी तरफ देखते बोला, वैदिक आपने मेरे पापा को मार डाला। वैदिक ने अपनी आंखों में आंसू लिए चित्रांग से बोला, जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाते उसके पास आने की कोशिश करते बोले, मेरी बात। वैदिक बीच में अपने कदम पीछे लेते हुए चित्रांग से, आपने मेरे पापा को मार डाला, क्यों, क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने। शिवांश वैदिक की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, वैदिक चाचू की बात सुनो। शिवांश की बात पर वैदिक गुस्से में चिल्ला कर बोला, मैं नहीं सुनूंगा, सही कहती थी मम, इस घर के कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं, सभी बहुत बुरे हैं, सभी बहुत बुरे हैं। उन लोगों ने मुझे मेरे पापा को छीन लिया, मेरी मम को पागल बना दिया, सब बहुत बुरे हैं। अमृत वैदिक के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते बोला, वैदिक अमृत की बात को इग्नोर कर उसे अपना हाथ छुड़ाते बोला, मुझे नहीं सुननी किसी की बात, आप सब झूठे हो। अमृत वैदिक की बात पर उसके दोनों हाथ को कस कर पकड़ उसे सीधा खड़ा करते हुए गुस्से से बोला, सुनो चुप रहो। वैदिक रोते हुए अमृत की तरफ देखकर बोला, मेरे पापा को मार डाला, क्यों मार डाला, क्यों मार डाला मेरे पापा को। अमृत वैदिक की आंसू भरी आंखों को देख उसे अपने सीने से लगाते उसके बालों को सहलाते, चुप हो जाओ, वो नहीं है जो चले गए। वो वैदिक कसकर अमृत के गले लगाते हुए रोते बोले, क्यों चले गए, क्यों मार डाला मेरे पापा को, मेरे पापा बुरे नहीं थे। ये कहते हुए वैदिक बुरी तरीके से रो रहा था। जब वो रोकर थक गया तो बिल्कुल चुप हो गया। उसके चुप होने के बाद अमृत उससे दूर होकर उसे देखते बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, कमरे में जाओ। वैदिक अमृत की बात पर अपना सिर नहीं में हिला चित्रांग की तरफ इशारा करते हुए, इन्हें इस घर से निकालो, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, मुझे ये नहीं चाहिए इस घर में, अगर ये रहेंगे तो मैं नहीं। मृत्युंजय वैदिक के बाद पर अमृत की तरफ देखते हुए, इसे कमरे में लेकर जाओ। अमृत मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिला वैदिक को ले जाने लगा, जिस पर वैदिक चिल्लाते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं इन्हें मार डालूंगा, इन्होंने मेरे पापा को मार डाला, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अमृत वैदिक को चीखने पर उसे जबरदस्ती लेकर ऊपर की तरफ ले जाता है। वहीं चित्रांग के कान सुन हो चुके थे और उसके कानों में बार बार वैदिक की कहानी कहती हुई बातें गूंज रही थी। नित्या चित्रांग को चुप देकर उसके पास उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अभी वो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना और मेरी तरह उसे अपने माँ बाप के करतूत के बारे में पता चलेगा तो खुद भी नफरत करने लगेगा उनसे। जिसे सुनकर चित्रांग नाप आंखों से नित्या की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि उसके पास कोई नहीं है, मैं ये नहीं चाहता कि वो खुद को अनाथ समझे, मैं उसे वो सारा प्यार देना चाहता हूँ जो उसके पिता और माँ ने उसे नहीं दिया, लेकिन अब वो मुझसे नफरत करता है। ये कहते हुए चित्रांग की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है। माही रोते हुए चित्रांग को देखकर उसकी आंखों को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए बोली, हम उसे सब कुछ बताएंगे, उसे समझाएंगे, आप रोना बंद करो। भैरवी उन सब लोगों की वार्निंग को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए नफरत से बोले, तुम लोगों का ये वार्निंग हर बार मेरा जी जला देता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय भैरवी के बात पर अपने गुस्से से घुरती हुई अपनी पकड़ उसके जबड़े पर और मजबूत करके बोला, बिल्कुल सही छोटे दादा, अब आपका राम नाम सत होकर रहेगा। भैरवी मृत्युंजय की बात सुनकर अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए सब लोगों की तरफ देखकर, मृत्युंजय तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ।
जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को साइड कर भैरवी को घूरते बोला, कुछ करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी होता है। जिसे सुनकर भैरवी सुधांशु को बुरी तरीके से घूरते, तुम मुझे मारेगा? मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, चलो हमें मॉम के पास जाना है और मुझे बेहतर तरीके से पता है वो कहाँ होगी। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और भैरवी ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, ऋतिक खन्ना, माई मिस्टेक। ऋतिक ओबराय, बहुत कुत्ता है तुम्हारा बाप जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देता है। ऋतिक भैरवी के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, वो कुत्ता ही है, इसलिए कुत्ते की तरह आवारा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके आगे पीछे रोने के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम अपना सोचो भैरवी, तुम्हारे लाश को कंधा देने के लिए तो तुम्हारा कोई बेटा या पोता भी जिंदा नहीं है, और जो है वो भी अब नहीं रहेगा। जिसे सुनकर भैरवी गुस्से में ऋतिक को घूरते हुए बोला, तुम बेवजह की धमकी मुझे मत दिया करो, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। मैं तो हमेशा से वैरागी हूँ, सारे मोह माया से दूर, मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मेरे सामने जुबान सोच समझ कर खोलना। ऋतिक ने भैरवी की बात को बीच में काटकर बड़ी डरावनी आवाज में यह सुनकर भैरवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ऋतिक भैरवी के गाल को थपथपा कर कहता है, एक गोली और तुम्हारी लाश जमीन पर, इसलिए ज़्यादा जुबान मत चलाओ बुढ़ापे में, और अगर ज़्यादा दिमाग लगाओ तो लकवा मर जाएगा। वहाँ खड़े सभी लोग ऋतिक की बात को सुनकर सन्न थे। प्रकृति भी ऋतिक को देखकर डर से कांप रही थी, क्योंकि उनकी शादी के इतने महीने बाद उसने एक बार फिर ऋतिक के पुराने औरे को देखा था। वैशाली ऋतिक को देखते हुए खुद से बोली, साला बहुत तीखा चीज़ है वे, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये कहते हुए वैशाली प्रकृति के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखते बोली, तुमको हमारे कमरे में चलकर आराम करना चाहिए, अपने पति का फालतू बकवास मत सुनो। प्रकृति वैशाली के बात पर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? वैशाली प्रकृति के सवाल पर भैरवी की तरफ इशारा कर, वो जो दिख रहा है ना, वो एक ऐसा कुत्ता है जो भौंक सकता है, गुर्रा सकता है, लेकिन काट नहीं सकता, और अगर काट लिया तो हमारे बड़का भैया है ना, रेबीज का इंजेक्शन लगवा देंगे और किसी को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए चलो। वैशाली की बात पर भैरवी को उसके ईगो पर लगी थी, जिस कारण वो गुस्से में वैशाली पर चिल्लाते हुए बोला, तुम एक कोठे वाली हो, मुझे कुत्ता कह रही हो, जो न जाने कितने मर्दों के साथ सोकर आई हो। जिसे सुनकर वैशाली के चेहरे का भाव बदलकर भैरवी को बुरी तरीके से घूरने लगे। सारंग फैमिली खुद भी वैशाली को हैरानी से देख रही थी, लेकिन वैशाली सबकी नज़र को इग्नोर कर अपने कदम भैरवी की तरफ बढ़ा देती है। भैरवी वैशाली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जंग जीतने वाली मुस्कान अपने होठों पर लिए बोला, क्या हुआ, मैंने सच कह दिया ना, तो तुम हो ना एक कोठे। बीच में ही वैशाली एक झनेटादार थप्पड़ भैरवी के गाल पर रसीद देती है। ये देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वैशाली बिना किसी झिझक के एक दूसरा तमाचा भी भैरवी के गाल पर जड़ने के बाद उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोले, शाला तुम जैसे एक कुत्ता हमको बताया कि हमारी औकात क्या है, जिनके खुद के लफड़े हजार हो वो दूसरे के काहे छिनार, फिर ये कहकर करे तातैया पूरे बाजार। इतना कहकर वैशाली एक और तमाचा भैरवी के गाल पर जड़कर उसे पीटने के लिए जैसे ही अपने पैर उठाती है, ऋतिक उसे कमर से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहता है, ससुर जी है तुम्हारे। वैशाली ऋतिक के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए गुस्से से बोले, साला तुम छुओ मत हमको, इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई हमको कोठे वाली कहने के? हाँ, हमने जन्म लिया कोठे में, लेकिन हम बनारस के जमींदार श्री देवराज सिसोदिया की भांजी हैं। महक वैशाली के पास आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए, चुप हो जाओ, गरे मुर्दे उखाड़ने वाले अक्सर तुम्हें गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। महक वैशाली के बाद अपना सिर हिलाते हुए भैरवी की तरफ इशारा करके बोले, ई कामयाब हो गया हमको गुस्सा दिलाने के लिए, इसलिए देखो हमने जरा है इसके मुंह पर 3 थप्पड़ और पीटेंगे इसको। काहे कि नाजुक औरत के नरम हाथ का मजा तो बहुत लिया है बूढ़े ने बुढ़ापे में, अब जरा इसकी नरम हाथ की कुटाई का भी मजा देंगे हम इसको। धैर्य देखते हुए गुस्से में वैशाली पर चिल्लाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीच में ही ऋतिक धैर्य को जबरे को पकड़कर उसके मुंह पर पकड़ते हुए, चुप, वो बात कर रही है ना, अच्छा लगता है उसकी बातें सुनकर, बीच में मत बोल। फिर वैशाली की तरफ देखते हुए, बातें कंटिन्यू करो बकपक मशीन। ऋतिक के बाद वैशाली उसे घूरने के बाद उसे इग्नोर कर भैरवी से बोला, बताओ कहाँ है माँ और फलक? भैरवी जिसका पूरा चेहरा गुस्से से काँप रहा था, वैशाली के बाद गुस्से में चिल्ला कर बोला, अगर मैंने तुम्हें दोबारा उसी बोरेली में कोठे में नहीं भिजवाया तो मेरा नाम भी भैरवी सारंग। महक भैरवी के बात पर उसके सामने खड़ी होते हुए बड़े शांत लहजे में, छोटे दादा क्या आप मारना चाहते हैं अपने बड़े पोते आलोक की तरह? अगर हाँ तो यहाँ पर हवन कुंड अभी भी जल रहा है, बिना किसी कष्ट के मैं आपको वो मौत दे सकती हूँ, चाहिए? वर्षा और ज्योति आलोक की मौत के बाद एक बार फिर महक के उसे रूप को देख रहे थे जिसने आलोक की जान ले ली थी, और शायद आज वो भैरवी की थी। मृत्युंजय महक के बदलते हुए औरे को देखकर उसे भैरवी के सामने से हटाते हुए बोला, मैं मॉम को और फलक को लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर भैरवी
भैरवी की तरफ इशारा करते हुए इसे यहाँ से लेकर जाइए। मृत्युंजय महक के बाद अपना सिर हिलाते, मैं अभी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। सुधांशु और ऋतिक मृत्युंजय की बात सुने एक दूसरे को देखने लगा। फिर सुधांशु भैरवी को बॉडीगार्ड को छोड़ने का इशारा करने के बाद उठाने को कहता है तो बॉडीगार्ड अपना सिर हिलाते हुए भैरवी को उठा लेते हैं, जिसे देखते हुए धैर्य चिल्ला कर कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऋतिक के धैर्य के चिल्लाने पर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारी बारी भी आएगी। एक्चुअली मैं क्या है ना, तुम्हारे प्यारे दादाजी के दिमाग में बहुत सारा गोबर घुस गया है। पानी से तो धुल नहीं सकता, इसलिए तेज हवा से निकालने की कोशिश करने वाले हैं। देखना चाहोगे? देखो। बॉडीगार्ड्स भैरवी को उठाकर बाहर ले आते हैं तो भैरवी के आदमी वहीं जमीन पर दर्द से तड़पते हुए बैठे थे, जिन्हें रुद्र और चार्ली ने पीटा था। उन दोनों के चेहरे पर जख्म के निशान थे, कहीं कहीं पर बैंडेज लगा हुआ था। रुद्रा की नज़र जब भैरवी पर गई तब उसका जी जल गया और वो गुस्से में भैरवी के सामने आते हुए बोला, बुढ़े तेरा अंत आ चुका है। भैरवी रुद्र को इग्नोर कर बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते हुए, मुझे नीचे उतारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चार्ली भैरवी की बात सुनकर बोला, तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। जिसने खुद की बहू को मारने के लिए कहा वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है? सुधांशु चार्ली की बात पर कंफ्यूज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी बहू? चार्ली सुधांशु की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए भैरवी की तरफ इशारा करके बोला, मेरे पापा भैरवी परिवार के खास मुलाजिम में से एक थे, जिन्होंने खुद इसे अपनी छोटी बहू ध्वनि को मारने की बात कहते हुए सुना था। चार्ली की बात सुनकर सुधांशु भैरवी की तरफ देखते हुए अपने दांत पीस कर बोला, अब जब ध्रुवी अपनी मॉम की डेथ की बात मुझे बताई थी तभी मुझे पता चल गया था इन सब के पीछे हो ना हो उसके बाप का हाथ जरूर है। भैरवी सुधांशु के बाद अपने दांत पीसते हुए, जो हमारे काम नहीं आ सकता हम उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, और अब बारी तुम्हारी है, लेकिन जानना तो मैं भी चाहता हूँ, आखिर धैर्य है कौन? मृत्युंजय सुधांशु के बाद पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओम चाचू के रखैल का बेटा है, जो कि शादी से पहले से था। धैर्य मृत्युंजय के बाद पर बड़ी नफरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो तुमने अभी कहा। ऋतिक उल्टे हाथ धैर्य के गाल पर थप्पड़ रशीद कर बोला, तमीज से बात करो, बड़े हैं वो। धैर्य रीति की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए मृत्युंजय की तरफ इशारा कर, इसके जैसा एक तनाशा कभी एक अच्छा पिता कभी पति कभी नहीं बन सकता। ये हर किसी को अपने पैरों तले झुका कर रखना चाहता है। धैर्य की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कंट्रोल नहीं किया ना, इसलिए तुम बिगड़ गए। अगर कर लेता तो शायद आज अपने बाप की तरह नहीं होते। मृत्युंजय के बात पर धैर्य बड़ी नफरत से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मुझे कोई कंट्रोल कर सके वो पैदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपने डैड की बात सुनता हूँ, किसी भी ऐरे गैरे की नहीं। मृत्युंजय धैर्य की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, एक बुरे अतीत का अंत बहुत ही अच्छे से होता है और तुम्हारा अंत भी बहुत अच्छे से होगा। धैर्य मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरी अंत की छोड़ो, पहले अपनी सास और साली को बचाकर बताओ। मृत्युंजय धैर्य की बात सुनकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, तुम मार कैसे खा सकते हो? रुद्र मृत्युंजय के सवाल पर उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या मतलब? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो लोग काफ़ी थे और हम सिर्फ दो। मृत्युंजय रुद्र की बात को इग्नोर कर देता है तो सुधांशु भैरवी को ले जाकर बॉडीगार्ड्स की मदद से गाड़ी के सामने वाले बोनट पर सुलाकर उसे बांधने लगता है, जिसे देखकर भैरवी सुधांशु को घूरते हुए गुस्से से कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या? सुधांशु भैरवी की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही प्यारे दादा ससुर, कुछ ज़्यादा ही विलन बनने का शौक हो गया है ना आपको, इसलिए अपनी पागलपंथी दिखाकर सारे शौक मिटाना चाहता हूँ। आपके इतना कहकर सुधांशु बॉडीगार्ड्स के हाथ से रस्सी लेकर उसके हाथ को कसकर मिरर से अटैच करके बांध देता है और बाकी बॉडीगार्ड भैरवी के दोनों पैर के और एक हाथ को बांध देते हैं। मृत्युंजय सुधांशु की हरकत पर उसकी तरफ देखते हुए, मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, हम कर लेंगे, तुम इस मामले में मत पड़ो। सुधांशु मृत्युंजय के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मेरा इस मामले में पढ़ना बहुत जरूरी है जीजाजी, क्योंकि अब ये मामला ही मुझसे जुड़ा हुआ है। इतना कहकर सुधांशु जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है, चले आपकी होने वाली बीवी को लेने। रुद्र सुधांशु के बात सुन अपना सिर हिला देता है और धैर्य की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और तुम्हारे इस बटसाले का क्या? चार्ली रुद्र की बात पर सुनकर धैर्य को पकड़ते हुए बोला, इससे तो हम निपट लेंगे, बहुत शौक है ना दिमाग चलाने का, उसके दिमाग के पुर्जे हम ढीले करेंगे। विकल्प यह देखकर चार्ली से बोला, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। विकल्प की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, गीतांजलि की फिक्र मत करो, उसने खुद इसे रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए चार्ली से बोला, फिर ले जाओ। चार्ली विकल्प की बात अपना सिर हिलाते हुए धैर्य को कॉलर से पकड़ कर बोला, चल। मृत्युंजय दूसरी गाड़ी की तरफ जाते हुए विकल्प की तरफ देख कर बोला, तुम सब यहीं रहो, घर का ख्याल रखना, मैं मॉम और फलक को लेकर आता हूँ। विकल्प मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय ऋतिक, चित्रांग और राजीव के साथ वहाँ से भैरवी मेंशन के लिए निकल जाते हैं।
इधर विला के अंदर ध्रुवी की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। शोभित रो रही ध्रुवी की तरफ देख उसके पास आकर उसे शांत करवाते हुए, यू नो यू आर वेरी लकी, जो तुम्हें समय से पहले ही सब कुछ पता चल गया। ध्रुवी सुधांशु की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ। बचपन में माँ का प्यार मिला और ना बड़े होने के बाद अब भाई का मेरे साथ ऐसा क्यों होगा भाई। ध्रुवी शोभित के बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ। ना बचपन में माँ का प्यार मिला और ना बड़े होने के बाद अपने भाई का मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नित्या ध्रुवी के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम अभागन नहीं है बल्कि हम ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर वालों को ठुकराए गए, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर और प्यार करने वाले भैया और भाभी मिले। ये कहते हुए नित्या कशिश और मीरा की तरफ इशारा कर देती है। नित्या के बाद ध्रुवी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखकर बोली, यू आर लकी देन मी नित्या, क्योंकि तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे भाभी और भैया दोनों हैं। मेरे पास तो वो भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई ही मेरी जान का दुश्मन है। ये कहते हुए ध्रुवी आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है। मीरा ध्रुवी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब उदास होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्रुवी मीरा की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हारा झगड़ा कशिश भाई के साथ होगा तब उनसे नाराज होकर तुम यहाँ आ सकती हो, लेकिन मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होगा मुझे संभालने वाला। महक ध्रुवी के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी, सिद्धू तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, और अगर करेगा ना तो मैं उसके कान खींच कर उसे मारूंगी। और वहाँ से परेशान सी खड़ी रचना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो होगा ना। शोभित रचना के बाद सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शोभित भी वहाँ से निकल जाता है। शिवांश अभी भी वहीं पर खड़ा सब लोगों को देख रहा था। जब ट्रियो के पास जाकर उसके गले में बांधा पट्टा निकालते हुए बोला, ट्रियो जाओ डैड को प्रोटेक्ट करो। इतना कहते हुए बाद शिवांश अपने पैकेट से एक छोटा सा माइक्रोफोन ट्रियो के कान पर लगाते हुए बोला, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्ट करूंगा। ट्रियो शिवांश की बात अपना पूछ हिलाते हुए दौड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, जहाँ शोभित बैक सीट से कुछ निकाल रहा था, जिसे बंद करते हुए शोभित जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसके बंद दरवाजा करने के साथ ट्रियो अंदर कूद कर बैठ जाता है। ट्रियो के जाने के बाद चार्ली शिवांश की तरफ देखकर भौंकने लगा, जिसे देखते हुए शिवांश चार्ली के सिर को चलाते हुए बोला, वो ट्रेंड है, तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद तुम भी सबकी हेल्प करोगे। जिसे सुनकर चार्ली पूंछ हिलाते हुए वहीं पर उदास सा बैठ जाता है, जिसे देखकर शिवांश उसके सिर को थपथपा देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर भैरवी मेंशन में यहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। करीब 100 से 150 बॉडीगार्ड्स वहाँ पर निगरानी के लिए रखे गए थे। जब वह गेट के खोलने की बारी आती है तो वॉचमैन गेट नहीं खोलता, जिसे देखकर सुधांशु, जो कि अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था, बिना अपनी कार को रोके आगे बढ़ा देता है। तो भैरवी चिल्लाते हुए कहता है, अरे गधे दरवाजा खोलो वरना ये पागल मुझे मार डालेगा। वही सुधांशु के पीछे वाली गाड़ी में बैठा ऋतिक सुधांशु के गुस्से को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, आज तो आपका साला किसी को नहीं छोड़ेगा। मृत्युंजय ऋतिक के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मुझे भी लगता है सठिया गया है पूरा। जिसे सुनकर चित्रांग मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मुझे लगता है कि अब हमें सारा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। राजीव उन लोगों की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ऐसा जो छूट गया है। राजीव की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, किस बारे में बात कर रहे हो। मृत्युंजय की बात पर राजीव अपने दांत दिखाते हुए, तुम्हारे दादू का सबसे छोटा पोता विराट और उसके सबसे बड़े पोते की बीवी के साथ मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट थी। चित्रांग उन लोगों की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भैरवी को मारेंगे तो उनका पोता आएगा, और जब उसे मारेंगे तो उनके और कोई रिलेटिव आएंगे। ऋतिक चित्रांग की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पूरे खानदान को मार देंगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।